हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा, जी हाँ, आपकी हिंदी अध्यापिका लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हैं। साथ ही साथ हमेशा की तरह ये आशा भी करती हैं और प्रार्थना भी करती हैं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमारा हर एक कार्य में मन लगता है और वो कार्य अच्छे से संपन्न भी होता है। और ये सब जो हम कनेक्टेड है ना, वो मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में। तो आपको इसका लाभ उठाना है। और आपको पता ही है कि 7वीं से 12वीं तक की सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन आपको दी जाती है एकदम फ्री। किसी भी तरह से पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जाती। बस आपको ध्यानपूर्वक आना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आपके सभी जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल सके और वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के पाठ 10 पर। हम 9 पाठ पूरे कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा आप में से कौन सा स्टूडेंट है जो शुरू से लेकर 10वें पाठ तक हर एक वीडियो में बना रहा, अर्थात उसने सारे वीडियोस देखे हैं? हिंदी की बात कर रही हूं। तो अपना नाम फटाफट टाइप कीजिए, हम उसको थैंक्स कहेंगे और उसके लिए बहुत सारी तालियां भी बजाएंगे। जल्दी से अपना नाम लिखकर बताइएगा। हम पहुंच चुके हैं पाठ 10 की तरफ। नाम है कुंभा का आत्म बलिदान। बात जब बलिदान की आती है और वो भी आत्म बलिदान की, तो यहां तो कुछ युद्ध होगा, कुछ तो भीषणता हुई होगी, कुछ तो भयंकरता हुई होगी, तब जाकर बलिदानी की बात आती है। तो ऐसे कई बलिदानी हैं जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आइए चलते हैं एक ऐसी भूमि की तरफ, एक ऐसी स्थान की ओर जहां पर संघर्ष हुआ, आक्रमण हुए और अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए आत्म बलिदान भी किए गए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम चलते हैं, क्या करने वाले हैं कुछ समझ में आया? तो तभी तो मैं कह रही हूं कि मेरे साथ आपको बने रहना है शुरू से लेकर अंत तक। स्किप मत कीजिएगा और अधूरा वीडियो मत छोड़िएगा बेटा। ध्यान से देखो, सुनो। जब हम ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं तो फिर हमें परीक्षाओं में डर नहीं लगता है। कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछ ले, हम तैयार रहते हैं प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। अब ये हम सब जानते हैं कि आजादी किसे प्रिय नहीं होती, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु, वन्य प्राणी, कुछ भी हो, सब आजादी के साथ रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता के साथ रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं। किसी को भी बंधन और गुलामी पसंद नहीं। क्या आपने वो कविता पढ़ी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे? एनसीईआरटी में कक्षा 7वीं में है, हाँ या 8वीं में है, बताओ। चलो, है एक कविता भगवती चरण वर्मा जी की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात जो पक्षी है, जो पंछी है, वो भी आजाद खुले आकाश में उड़ना चाहता है। हम गगन में उड़ना चाहते हैं, हम कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम सोने के पिंजरे में भी रहना पसंद नहीं करते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। निबोरी जानते हैं आप, नीम का फल जो कड़वा होता है। लेकिन पक्षी यहां कहते हैं कि हम कड़वा फल खाना पसंद करेंगे, हमें नहीं चाहिए सोने की कटोरी में दाने या अनाज। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो ये बात है कि भाई आजादी किसे प्यारी नहीं होती, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु, कोई भी हो, सबको आजादी प्रिय होती है।
मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते। पराधीन, गुलाम, पर अधीन, ठीक है। यदि हम कहें पर अधीन, पराधीन को यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, वो पर, दूसरा, अधीन, दूसरों के बंधन में रहना, पर अधीन, पराधीन, ठीक है। तो किसी को भी, मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु पक्षी किसी को भी पराधीन रहना पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी इस प्रिय आजादी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं। जब आजादी हमें चाहिए तो अनगिनत लोगों को अपने प्राणों को भी गंवाना पड़ता है। बिल्कुल, हम बात करें हमारे ही सन 1857 के युद्ध की, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, यदि हम बात करें कि कैसे हमारे भारतीय वीर जवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, कुछ लोगों के नाम हमें पता है, कुछ के तो नाम भी तक दर्ज नहीं हुए, अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब कहीं जाकर हम सभी खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। तो आजादी प्राप्त करने के लिए प्राणों की बाजी भी लगानी होती है। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी, अब ये कहानी है कुंभा का आत्म बलिदान की हम बात कर रहे हैं। तो राजपूतों की छोटी सी रियासत है बूंदी। याद रखना, मैं बीच बीच में पूछूंगी कि कहाँ की, कौन सी, क्या, तो आपको याद रखना है राजपूतों की छोटी सी रियासत है बूंदी। वहां के वासी थे आजादी के परवाने। बूंदी के जो राजपूत थे आजाद परिंदों की तरह थे, तभी तो लिखा है कि आजादी किसे प्रिय नहीं होती। पशु पक्षी तक को आजादी पसंद है तो फिर मनुष्य क्यों गुलाम रहना चाहेगा। तो वहां के जो लोग थे वो आजादी के परवाने थे, हमेशा अच्छे से जिए। लेकिन कहते हैं ना कि जहां खुशी है वहां दुख अपने आप आने की कोशिश करता है। अब क्या हुआ ऐसा, परमवीर, अब देखो वहां के वासी थे आजादी के परवाने, हाड़ा जाति के राजपूत। कौन सी जाति के, हाड़ा। परमवीर, नितांत स्वाभिमानी, स्वाभिमानी जो मनुष्य का सर्वोत्तम गुण माना जाता है। कि स्वाभिमानी किसे कहते हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, जो किसी के सामने अपने आंसू नहीं बहाता, उसको स्वाभिमानी कहा जाता है। अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए हरदम मर मिटने को तैयार। अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए हरदम मर मिटने को तैयार। लेकिन उन्हें रहना है आजाद परिंदों की तरह, किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करना है। मर मिटने को हम तैयार हैं, लेकिन हम रहेंगे अपनी मर्जी से, आजादी से। हाड़ा जाति के राजपूत थे, वीर थे, ठीक है, स्वाभिमानी भी थे और अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए हरदम लड़ने और मरने मिटने को भी तैयार थे। लेकिन क्या हुआ बेटा, शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ गई। अब वो वीर भी हैं, शूरवीर भी हैं और स्वाभिमानी हैं। अब उनकी शीघ्र ही परीक्षा की घड़ी आ गई, वीरता की परीक्षा की घड़ी, कि देखें तो कितने वीर हैं। परीक्षा की घड़ी ऐसी आई है, अब देखिए आप, जो हमें दहला कर रख देगी। चित्तौड़ के महाराणा ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने डट कर युद्ध किया। राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, ठीक है, मुंह की खानी पड़ी अर्थात हार हो गई, पराजय, ठीक है। बूंदी की छोटी सी रियासत के उन जाबाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी।
धूल चटा दी मतलब हरा दिया, पराजित कर दिया। इस अपमानजनक अध्याय से राणा तिलमिला उठे। महाराणा प्रताप, अच्छा राणा, हाँ महाराणा, उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और जब किसी का नाम बड़े, नाम ही काफी है, कहते हैं ना नाम ही काफी है। अब ऐसे व्यक्ति को यदि हार मिल जाए तो वो तो तिल मिलाएगा ही। तो अब जो राणा थे वो तिल मिला उठे। इस तरह की अपमानजनक, ऐसा पहली बार देखा उन्होंने कि एक छोटे सी रियासत बूंदी के हाड़ा राजपूतों से उनकी पराजय हुई। अत्यंत असहनीय, अत्यंत क्रोधित, ज्वाला धधक रही थी कि ये कैसे हुआ। लाल हो रहे थे वो, आग बबूला हुए जा रहे थे कि मैं कैसे पराजित हो गया। ये हार स्वीकार नहीं कर रहे थे वे। अब देखते हैं, वे क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे। प्रतिज्ञा मतलब शपथ, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा ले ली। जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। ओ बाप रे भगवान, देखो जरा प्रतिज्ञा क्या ली। राणा ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक बूंदी पर अपने राज्य का, अपनी विजय की पताका नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। शपथ ले ली, प्रतिज्ञा ले ली। बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे चुटकियां बजाते तो जीता नहीं जा सकता था। चुटकियां बजाते मतलब ऐसा नहीं है कि बस आसानी से नहीं जीता जा सकता था, नहीं जीता जा सकता था। जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ा। ओह, अब क्या हुआ? महाराणा ने जल्दबाजी की, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि अब मैं अपना झंडा जब तक बूंदी पर नहीं फहरा दूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। और इस जल्दबाजी में, क्रोधाग्नि में जल रहे थे राणा। क्रोध में आकर, आवेश में आकर उन्होंने निर्णय लिया और बिना तैयारी के फिर से बूंदी पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप फिर से हार का सामना हुआ। तभी तो कहते हैं ना, आओ देखा ना ताओ और कर बैठे ऐसा काम। सोच समझकर, खास तौर से क्रोध में आकर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं तो दो बातें कहूंगी आपसे, ना तो क्रोध में आकर कोई निर्णय लेना है, ना ही अधिक प्रसन्नता में कोई निर्णय लेना है। जब मन संतुलित हो, जब मामला एकदम सामान्य हो, तब निर्णय लेने चाहिए। वही निर्णय सही होते हैं। क्रोध में या आवेश में आकर यदि निर्णय लिए जाते हैं तो वो अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। महाराणा ने यही किया कि जल्दबाजी के कारण फिर से बूंदी पर आक्रमण किया। और फिर क्या हुआ? जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर से पराजय का मुंह देखना पड़ा। अर्थात राणा को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। पूरी तैयारी और युद्ध में काफी समय लगने की संभावना थी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे करना है। लेकिन ऐसे जल्दबाजी में युद्ध जीते जाते हैं क्या? राणा प्रताप अपने आप में बुद्धि की मूरत कहे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, और ऐसा ही हुआ उनके साथ। तो फिर उनको हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा का क्या हो? राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने को तैयार नहीं थे। अब फिर से उन्होंने पराजय स्वीकार की, लेकिन लोगों ने उन्हें समझाया, सबने उनको प्रार्थना भी की उनसे कि आप
आपको अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। यदि आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे तो शक्ति कैसे आएगी, और जब शक्ति नहीं आएगी तो युद्ध कैसे करेंगे, और जब युद्ध अच्छे से नहीं होगा तो विजय प्राप्त कैसे होगी। लेकिन नहीं, राणा की प्रतिज्ञा अटल थी और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, वो डिगने वाले नहीं थे। सोच विचार के बाद एक मंत्री को यह उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। अब क्योंकि सबको राणा जी की चिंता होने लगी कि यदि राणा बिना कुछ खाए पिए रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए जो मंत्री थे, मैनेजर जिसको कहते हैं, उन्होंने सोचा कि देखो, जैसा बूंदी का किला है वैसा ही एक अन्य किला बनाया जाए और उस पर आक्रमण किया जाए और वहाँ पर राणा जी विजय प्राप्त करेंगे और फिर कुछ खा पाएंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया उन्होंने कि ठीक है भैया, फिर अन्न जल ग्रहण कर लें, बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला जीत लेंगे। उन्होंने पहले यही कहा कि पहले नकली किला जीत लेंगे और फिर जब अन्न जल ग्रहण कर लेंगे तो फिर अच्छे से तैयारी करके असली बूंदे के किले पर आक्रमण करके उस पर भी जीत प्राप्त कर लेंगे या विजय प्राप्त कर लेंगे। ये निर्णय लिया। अब मुझे आप ये बताएं, क्या इस तरह का निर्णय सही था? क्योंकि राणा जो थे वो अपनी प्रतिज्ञा से डिग नहीं रहे थे, अर्थात वो अटल थे कि मैं तब तक कुछ भी पानी तक नहीं पीऊंगा तब जब तक कि मैं बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा देता। ठीक है, तो अब ऐसा किया गया। यह उपाय सबको पसंद आया, सबने हाँ की कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यदि ऐसा रहा तो राणा जी कमजोर होते जाएंगे और कमजोरी हालत में तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेलकर लौटा। अब देखो क्या हुआ। यह उपाय, मतलब जो मंत्री ने जो उपाय बताया था कि नकली किला बनाया जाए, वो सबको पसंद आया और एक मैदान में, बड़े से मैदान में बूंदी के किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेलकर लौटा। किला बनते देखकर वह ठिठक गया, ध्यान से देखकर बोला, आहा, कितनी सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसे ही बुर्ज बूंदी के किले की हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम है। यह कहकर उसने उस किले के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुका दिया। देखो, अब यहां पर बात आ रही है कि वो था हाड़ा राजपूत। वो वहां जब उसने देखा कि किला बन रहा है तो उसने बड़े ही उसकी प्रशंसा भी की और साथ ही साथ उसके समक्ष नतमस्तक भी हुआ, प्रणाम भी किया। लेकिन सैनिक का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उसके मन में एक प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का यह नकली किला यहां क्यों बनाया जा रहा है। अब उसके मन में वो प्रश्न चल रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है, क्यों ये सब कार्य किया जा रहा है। वह अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचा। उससे रहा नहीं गया और कारीगरों के पास पहुंचा। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। बातें सुनते ही उस सैनिक की पेशानी पर बल पड़ गए। वह विद्युत गति से वहां से निकल गया। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गई, आंखें लाल हो गईं, बाहें फड़कने लगी। क्यों, क्या हुआ? उसका ओजस्वी स्वर फूट पड़ा, यह नहीं हो सकता। मेरी प्यारी मातृभूमि, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। अब जो एक इकलौता जो सैनिक था, उसने जब देखा कि नकली किला बनाया जा रहा है और इसको ध्वस्त करके इस पर राणा अपनी ध्वजा फहराएंगे और इसको पराजय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो सैनिक ये सुनकर तिलमिला उठा, सहन नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि का सच्चा सपूत था। उसने कहा, खेल में भी नहीं हारने दूंगा मैं।
खेल में भी कदापि बूंदी के किले पर राणा अपना झंडा नहीं फहरा सकते। खेल खेल की बात थी, लेकिन उसने खेल में भी पराजय स्वीकार ना करने का निश्चय लिया और क्या कह दिया, जब तक ये सपूत मातृभूमि या मेरी भूमि, जब तक तेरा लाल जीवित है तब तक तेरे साथ कोई इस तरह का खेल नहीं खेल सकता। ठीक है, तो कह दिया कि जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। इकलौता सिपाही। ठीक है, जानते हैं कौन था यह सैनिक? यस, यह था वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। पाठ का नाम कुंभा का आत्म बलिदान। एक सिपाही ने भी अपने जज्बे के साथ अपनी भूमि को, जबकि आप सोचो कि बूंदी का किला वास्तव में दूर था, सिर्फ राणा की प्रतिज्ञा ताकि वो पानी पी लें, अन्न जल ग्रहण कर लें, इसलिए एक नकली किला बनवाया गया जो कि बिल्कुल किसकी तरह था? बूंदी के किले की तरह। ठीक है, लेकिन उस राजपूत सपूत ने उस किले पर भी राणा का झंडा ना फहराने की शपथ ले ली और कहा कि जब तक ये बेटा जीवित है तब तक मेरी भूमि पर कोई खेल खेल में भी नहीं जीत सकता। ये कौन था? यही कुंभा था जिस पर आधारित इस पाठ की रचना की गई है। ठीक है, बड़ी नक्काशी से कार्य किया गया, बहुत ध्यान से बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया गया और किले का निर्माण भी हुआ, लेकिन उसने ये नहीं। इसकी मातृभूमि थी बूंदी, पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था, लेकिन मातृभूमि तो क्या थी? बूंदी। राणा की सेना में होते हुए भी अब वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ मरेगा। समझ में आया कुछ? कि राणा की सेना में था, तब से उनकी सेना से ही लड़ रहा था, लेकिन जब उसकी मातृभूमि दांव पर लगने लगी, उसका मान सम्मान आन बान और शान, तो उससे रहा नहीं गया। कहते ना, मातृभूमि जो रक्त, जो हमें जिसने जन्म दिया, जहां हम पल कर बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, उसके प्रति ये जज्बा, ये जोश, ये समर्पण की भावना कुंभा में देखने को मिली। बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे। बूंदी के और भी कुछ हाड़ा राजपूत थे जो राणा की सेना में सैनिक थे। सभी परम स्वामी भक्त, परम वीर, स्वाभिमानी। ये सभी राणा के लिए हरदम मर मिटने को तैयार थे, पर जब बात अपनी मातृभूमि के मान सम्मान और रक्षा की आएगी, तब क्या हुआ देखो। ये सभी राणा की सेना में ही थे और राणा के लिए, अपने स्वामी के लिए मर मिटने को तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक इनके लिए अत्यंत असहाय था। ये नाटक भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। सब चित्तौड़वासी इन हाड़ा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। अब चित्तौड़ वालों को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि जो हाड़ा राजपूत के जो सैनिक हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अब तक देखा था कि जो भी हाड़ा राजपूत हैं वो सेना में बड़े पूरी ईमानदारी से भाग लेते हैं, राणा प्रताप के प्रति वफादार हैं, स्वामी भक्त हैं, तो किसी के भी मन में उनके लिए कोई जरा सा भी शक या संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, तो सभी जो चित्तौड़ वासी थे इन हाड़ा राजपूतों की नाराजगी से एकदम बेखबर थे। किसी को कुछ नहीं पता था और अपना काम चल रहा था, किले का निर्माण हो रहा था, किला बनवाया जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ? योजनानुसार राणा दूसरे दिन बूंदी की नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े। अब सबने कहा, महाराणा अब हम चलते हैं,
स्वामी अब हम चलते हैं, अब हम बूंदी के किले पर आक्रमण करेंगे और इस बार हमें जरूर अवश्य विजय प्राप्त होगी। क्योंकि सबको पता था कि नकली किला है, हमारे ही सैनिक हैं, सैनिक हार जाएंगे। तो कुछ सैनिकों को वहां तैनात भी किया गया, एकदम निश्चित जीत के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त, क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं, युद्ध का नाटक ही तो होना था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे। पूरी योजना के तहत ये प्लानिंग की गई, योजना बनाई गई कि जब राणा प्रताप आएंगे पहले युद्ध करना है उनसे और फिर उनके समक्ष हथियार डाल देना है, आत्मसमर्पण कर लेना है। ठीक है, ताकि राणा अपना जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा को तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर सकें। इसलिए ये सब नाटक रचा गया पूरी तरह से, क्योंकि उनके ही द्वारा रचा गया, उनके ही सैनिक, मतलब पूरी तरह से जीत की उम्मीद। ठीक है, लेकिन यह क्या, जो सोचा था, जो समझा था, जिसकी योजना की गई थी, वो तो कुछ अलग ही हो रहा है। नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। वास्तव में ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। नकली किले में प्रवेश करने से पहले, घुसने से पहले ही जोरदार तीरों की बरसात होने लगी राणा पर। सब लोग चकित कि ये क्या हो रहा है, ये तो सब कुछ योजना में शामिल नहीं था। सब चकित थे कि ये आखिर कैसे संभव है। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था, कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि आखिर तीरों की बरसात कौन कर रहा है और यह नकली का युद्ध कैसे असली में परिवर्तित हो रहा है। राणा के सैनिक, मंत्री, पूरी जो भी सभासद थे, सबके सब विस्मित, आश्चर्यचकित कि ये क्या हो रहा है। राणा घायल होते होते बचे। अब राणा का सेनापति है जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। उसने सोचा कि आखिर मैं भी तो जानूं, क्योंकि ये तो नकली किला है, ये तो नकली युद्ध है। हमने तो एक योजना के तहत इस नकली किले का निर्माण करवाया है, सेना हमारी, सैनिक हमारे, और महाराणा को इसमें जीत मिलनी है ताकि वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकें। सेनापति आगे बढ़ा, वो जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। अब देखिए, तभी अंदर से हाड़ा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जन सुनाई पड़ा। सिंह गर्जन समझ रहे हो, सिंह की तरह दहाड़ आवाज। जैसे ही सेनापति आगे बढ़ा, कुंभा, जो कि पहले राणा की ही सेना में शामिल था, लेकिन मातृभूमि बूंदी के लिए वो उनके विरोध में खड़ा हो गया। किस तरह से? सेनापति जी खबरदार, पीछे हटिए, हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे। सेनापति चकित, हाँ कि ये क्या है, ये तो हमारी ही सेना का सिपाही है, आखिर ये क्या है, ये तो नकली किला है। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों से गुजरना होगा। ये थी उसकी आवाज। उसकी आवाज में सिंह की गर्जना थी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने को भी तत्पर। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उसे रत्ती मात्र भी डर नहीं था कि मैं इन्हीं की सेना का सिपाही हूं और इन्हीं के विरुद्ध बोल रहा हूं। जब बात मातृभूमि की आन बान और शान की आई तो कुंभा ने कह दिया साफ साफ सेनापति से। सेनापति सुनकर पहले आवाज सुनी, उसके बाद जब देखा तो और अधिक चकित हो गया। अब उसने सोचा, भाई क्या है ये, किसकी आवाज है? अब देखो क्या हुआ। अच्छा कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए बनाया गया नकली किला है। बात समझो और एक तरफ हट जाओ। लेकिन जैसे ही सेनापति ने कुंभा को देखा,
बोले अच्छा कुंभा तुम हो। अरे भाई, ये बूंदी का किला नहीं है, ये नकली किला है। राणा की प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए ये सब खेल रचाया जा रहा है। हट जाओ, हट जाओ यहां से। सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। कुंभा बोला, सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, असली और नकली क्या है? वीर अपने प्राण देकर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। मातृभूमि नकली भी होती है, यह मैं आपसे सुन रहा हूं। क्या मातृभूमि नकली होती है? मैं तो आपसे सुन रहा हूं ये। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं, पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते। कुंभा ने साफ साफ सेनापति से कह दिया कि हमने राणा का नमक खाया है, उनके लिए हम अपने प्राण तक दे सकते हैं, खुशी खुशी दे सकते हैं, परंतु अपनी मातृभूमि का इस तरह से किसी के भी हाथों अपनी मातृभूमि का अपमान कदापि नहीं होने दे सकते। अब क्या करेंगे बताइए, क्या हुआ होगा? सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चाबंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हाड़ा राजपूतों में से कोई तिल भर भी डिगने या झुकने को तैयार नहीं हुआ। सब लोगों ने बहुत समझाया, तुम लोग चले जाओ, ये नकली है, ये खेल है, राणा का व्रत जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है बस उसको तोड़ने के लिए खेल रचा गया है, हट जाओ। लेकिन वो तिल भर भी नहीं हटे और अंत में युद्ध हुआ। एक बेमेल मुकाबला, एक और चित्तौड़ के राणा के हजारों सैनिक और दूसरी ओर हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली, जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए हुए उसकी रक्षा करती हुई मर मिटी। सच में ये जो शीर्षक है कुंभा का आत्म बलिदान, कितना उचित है, कितने अच्छे से सोच समझकर इस शीर्षक की रचना की गई है। मातृभूमि के जो सपूत होते हैं, जो वीर सपूत होते हैं, वो आओ देखते ना ताओ, आगे देखते ना पीछे, एक लक्ष्य मातृभूमि की रक्षा का। ऐसा ही दिखाया हाड़ा राजपूतों ने। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। हाड़ा राजपूत जो गिनती के ही थे, 10-20 थे, लेकिन जब तक एक भी सिपाही जीवित रहा ना, राणा का एक भी सैनिक उस किले में प्रवेश नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया, राणा जीता, कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं, लगता ऐसा है जैसे राणा जीत कर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। ये लगा, और हार कर भी जीतने वाले को दुनिया सलाम करती है। सच में सचमुच कोई कोई जीत हार से भी बदतर होती है, और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। तभी तो कहते हैं बेटा, खेलने से पहले ही हार मत मानो, मैदान में उतरने से पहले ही डरो मत, मैदान में जाओ, डटकर सामना करो। यदि हार भी रहे तो हार भी शानदार होनी चाहिए, जैसी ये हुई। क्या कुंभा की हार तथा उसका आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? हाँ, हम कहेंगे हाँ, 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 बिल्कुल है।
समझ में आया? कुंभा का जो आत्म बलिदान है, मातृभूमि के लिए प्रेम है, वो कहीं बढ़कर है। अब चलते हैं हम शब्दार्थों की तरफ। पराधीन, पर अधीन अर्थात दूसरों के अधीन, दूसरों के गुलाम, तो गुलाम होगा प्राण। जान, जावाज, जान की बाजी लगाने वालों को जावाज कहा जाता है, जाबाज। पराजय, हार। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। संभावना, आशा, उम्मीद। ठिठकना, थोड़ी देर के लिए रुकना। पेशानी, माथा, मस्तक। असह्य, ना सहने योग्य। प्रतिरोध, मुकाबला, विरोध। बदतर, कहते हैं ना, बद से बदतर स्थिति, बहुत खराब, अत्यधिक खराब। आजादी के परवाने, आजादी के लिए संघर्ष करने वाले। अधीन, वश में, कब्जे में। धूल चटा दी, हरा दिया। धूल चटाना मतलब हरा देना। तिल मिला उठना, कहते अरे वो तिल मिला उठे, बेचैन हो गए, क्या है ये। जब उनकी बूंदी से हार हुई ना राणा प्रताप की, तो वो तिल मिला उठे। चुटकियां बजाते, बहुत आसानी से तो युद्ध जीते नहीं जाते। तिल भर ना डिगना। तिल भर, तिल कितना सा होता है, राई और तिल का उदाहरण दिया जाता है। तिल जरा सा, तो जरा सा भी पीछे ना हटना, थोड़ा भी ना हटना। परकोटा, गढ़ की रक्षा के लिए निर्मित ऊंची चार दीवारी। विद्युत गति, बिजली जैसी तेज चाल। वास्तविक, असली। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो। गौरवपूर्ण, सम्मान से युक्त, महत्वपूर्ण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी जोश के साथ, इसी लगन के साथ आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। इसलिए चिंता नहीं करना है, आपको बने रहना है हमारे साथ इसी तरह से। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय, थैंक यू सो मच।